वह घबरा गई। तनाव में हड़बड़ाकर उसकी चीख निकल गई। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हड्डी टूट गई है, साफ दिख रहा है। ऐसे में होमियो की दवा कैसे काम करेगी? पिताजी उसकी तेज आवाज से डर गए। उन्होंने गीता को इशारों से धीमी बातें करने को कहा। माँ भी काफी भयभीत लग रही थी। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। गीता को समझ ना पाई उसने क्या गलती कर दी। आखिर माजरा क्या है? ये लोग किससे डर रहे हैं? इतने में रीना चाची गुस्से में आंधी की तरह झूलती हुई आई और कड़वाहट में फुफकारते हुए बोली, हो गई शिकायत हमारी? उगल दिया सब जहर। हम कितना भी करें कम है। अब तुम्हारे भैया सूख कर कांटा हो रहे हैं, धूप में एड़ियां रगड़ते हैं तो जाकर कमीशन मिलता है। महंगे डॉक्टर और इलाज हम नहीं करा सकते। अब कल छोटे बेटे के पास जा ही रहे हैं। वह तो प्रोफेसर है, इलाज करवा देगा। और हमने यूं ही नहीं छोड़ा। होमियो की दवाई बड़े से बड़े रोग का निदान है। और हाँ देखो गीता, तुम साल में एक बार मुंह दिखाई देती हो तो अतिथि बनकर ही रहो तो अच्छा है। ज्यादा चिंता जताने की आवश्यकता नहीं। हम इन्हें अच्छे से ही रख रहे हैं। रीना चाची के दांत भीज गए थे, मुट्ठियां तन गई थी, चेहरा लाल हो गया था। पिताजी घबरा गए थे। वे दोनों हाथ जोड़कर रीना चाची से धीमी आवाज में बोलने का अनुनय करने लगे। बरामदे में दामाद राजीव बाबू बैठे हुए थे। उनके सामने यह नाटक, यह ताड़ना सुनकर बाबूजी अपमानित महसूस कर रहे थे। गीता अचंभित थी। वह कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थी। वह कभी बाबूजी को देखती, कभी चाची को। समझ नहीं आ रहा था किसको मनाए। उसकी आंखें भीग आई। उसने अपने जीवन में कभी बाबूजी को किसी के सामने हाथ जोड़ते इतना असहाय नहीं देखा था। आज उनकी यह दशा उसे हिला गई। हाथ जोड़े बाबूजी खड़े थे और वह भी किसके सामने? चाची के, जिसके तो वे आश्रयदाता थे। गीता वह दृश्य देख ना सकी। वह अपने आप को रोक ना पाई। भाग कर गई और बाबूजी की जुड़ी हथेलियों को थामे उन्हें अंदर धकेलते हुए कमरे में लेकर आ गई। उसके लिए यह सब कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित था। रीना चाची का यह रूप उसे भी डरा गया था। वातावरण कड़वाहट से भर गया था। सब चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। माँ पिताजी की आंखों में तरावट आ गई थी, लज्जित से बैठे थे। गीता ने अपने आप को संभाला और धीमे कदमों से चुपचाप रसोई की ओर बढ़ चली। चाची अंदर कुड़ती बड़बड़ाती हुई हाथ चला रही थी। डरते डरते गीता ने कहा, ना चाची, मैंने कब कहा कि आप सही देखभाल नहीं कर रहे? आप तो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो। वैसे हड्डी टूटने पर बहुत दर्द रहता है ना, इसीलिए। और माँ तो बोल भी नहीं सकती है। बुरा ना मानो चाची, मैं कभी तुम्हें दोष नहीं दे सकती। गीता चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी थी। दोपहर खाने के बाद उसने अटैची में से 2 सूत की साड़ियाँ निकाली और माँ को दिखाने लगी। माँ को बहुत पसंद आई थी। बाबूजी के लिए भी वह धोती लाई थी। दोनों की आंखों में ममता चमक उठी थी। वे कितने खुश हो गए थे। दिल्ली से आते वक्त उसने सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदा था। यह उपाय भी राजीव जी का ही था। उपहार पाकर सभी खुश हो गए थे और उस दिन का वातावरण कुछ हल्का हो गया था। अगला दिन महीने की अंतिम तारीख थी, यानी 30 तारीख। अचानक पिताजी को याद आया कि आज तो उन्हें छोटे बेटे के पास चले जाना है। कुछ सोचते हुए वे जल्दी से सुरेश के कमरे में गए। सुरेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। राजीव जी बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। गीता और चाची रसोई में थी। पिता ने अति विनम्र शब्दों में धीमे से कहा, बेटा सुरेश, गीता कल ही आई है, अभी ठीक से बात भी नहीं हो पाई है और आज हमें छोटे के पास जाना होगा। क्या इस बार और 2 दिन हम यहाँ रह नहीं सकते? बस 2 दिन, उसके बाद चले जाएंगे। तुम रीना को मना लो बेटा, दामाद जी घर पर हैं, अच्छा नहीं लगेगा। बस 2 दिन। सुरेश की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने आवाज ऊंची करके कहा, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैंने 1 सप्ताह पहले ही छोटे को पत्र लिखा है। इस बार वही आ रहा है आपको लेने। तीनों की टिकट भी करवा दी है। सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। और गीता तो हर साल आती रहती है, कहाँ भागी जा रही है? रीना को आपकी यह बात नहीं भाती। अब आप बिना कुछ कहे चले जाइएगा। गीता को कुछ नहीं बताइए। अच्छा, मुझे देर हो रही है। पिताजी के
बाकी शब्द गले में ही अटक गए थे। पांव कांपने लगे। वे वहीं बैठ गए। सुरेश जा चुका था। बरामदे में बैठे दामाद जी ने सब सुन लिया था। पिताजी कुछ देर बाद सर झुकाए धीरे से निकले और अपने कमरे की ओर चले गए। अब तक राजीव बाबू ने सर उठाकर भी ना देखा था। वे भी उठे और चुपचाप बाजार की ओर निकल गए। उस शाम माँ का दर्द बहुत बढ़ गया था, लेकिन डर के कारण वह कुछ कह भी ना पा रही थी। गीता बहुत विचलित हो रही थी। माँ का दर्द देखा ना जा रहा था। वह उठी और पिताजी के पास जाकर बहुत धीमे स्वर में बोली, बाबूजी, आप दोनों दिल्ली चलो ना, आपके दामाद भी कह रहे हैं, वहाँ कुछ समय गुजार सकते हो। जब माँ ठीक हो जाएगी मैं वापस भेज दूंगी। ना बेटा, अनजान जगह, अनजान शहर, अनजान भाषा, कल कुछ जरूरत पड़ जाए तो तुम अकेले कहाँ मारे मारे फिरोगे। यहाँ की धरती में अपनापन है, यहाँ की भाषा अपनी है, हमें यहीं रहने दो। पिताजी का गला रूंध गया था। माँ भी इशारे से समर्थन कर रही थी। शाम के 4 बजे छोटा भाई आ पहुंचा। वह गीता से औपचारिक कृत्रिम मुस्कान में मिला। गीता हैरान हो गई थी। भैया राजीव जी से बतिया रहे थे। 7 बजे की गाड़ी थी। पिताजी कपड़ों की गठरी बांधते हुए कुछ विकल लग रहे थे। उसने एक नज़र माँ बाबूजी पर डाली और भारी मन से चाची का हाथ बटाने रसोई में चली गई। चाची बड़बड़ाते हुए खाना बांध रही थी। गीता को देखकर बोली, देखो ये छोटा कितनी डिंग मारता है, लेकिन है बड़ा कंजूस। इनको ले जाते वक्त रात का खाना 4 रोटी भी बांध कर देना पड़ता है। रेलगाड़ी में खाना तक नहीं खरीदता। पूछो तो कह देता है कि आज रात तक तुम्हारा जिम्मा, और लाते वक्त दोपहर का खाना देकर भेजता है। दोनों रात यहीं आकर खाते हैं। देखा है कितना चालाक, हर बार एक समय का इनका भोजन बचा लेता है। आखिर प्रोफेसर जो है। गीता और सुन ना सकी। लगा कान फट जाएंगे। अंदर कुछ जलने लगा। उबकाई सी आने लगी। भागकर अंदर माँ के कमरे में गई और पिताजी के हाथ से कपड़ों की गठरी छीनकर छोटे भाई के लिए लाया मिठाई का डिब्बा अंदर ठूस लिया। उसने पिताजी को चुप रहने का इशारा किया। उसका पूरा बदन जल रहा था। सहनीय पीड़ा हो रही थी। उसने माँ को देखा। माँ के चेहरे पे फीकी सी हंसी थी। बड़ी मुश्किल से आंसू रोकते हुए गीता ने पिताजी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, बाबूजी, यहाँ मंदिर में मन्नत है, कल जाएंगे दर्शन करने और शाम को हम तुम्हारे पास वहाँ आ जाएंगे। मैं यहाँ तुम लोगों के बिन नहीं रहूँगी। मुझे माँ के पास रहना है। आज आप जाइए, कल मैं आ जाऊँगी। कल रात आपके दामाद भी यही कह रहे थे। गीता माँ के पास आई और उनके चेहरे को हाथ में लिए पागलों की तरह चूमने लगी, जैसे उसकी माँ छोटी सी बच्ची हो। माँ का चेहरा उसके आंसुओं से तर हो गया था। दोनों जी भर के रोई थी। और फिर वो तीनों, माँ, बाबूजी और भैया, चले गए थे। पिछले सप्ताह पिताजी का पत्र आया था। लिखा था, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। टूटी हड्डी का समय पर सही उपचार न होने के कारण संक्रमण फैल गया है। पूरी रात दर्द के मारे सो नहीं पाती। और आज यह तार पंडित नारायण शुक्ल की बड़ी बहू श्री राम शुक्ल की अर्धांगिनी, रईस जमींदार खानदान की मालकिन का इतना भयानक दर्दनाक अंत। उफ! गीता ने कान बंद कर लिए। ये ऐसे क्या यहाँ बैठी हो गीता, अंधेरे में, और 7 बज गए। अभी तक बत्ती क्यों नहीं जलाई? क्या हुआ? गीता आवाज़ सुनकर होश में आई। राजीव बाबू दफ्तर से आ गए थे। अंधेरा हो गया था। वह बावली सी नज़रों से उन्हें देखने लगी। तार आया था 1 बजे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ नहीं रही। अब कोई दर्द नहीं, कोई दवा नहीं, कोई खाना नहीं। चाची की रोटियां भी बच गई है ना? अच्छी खबर है ना? लेकिन देखो तो, मुझे रोना आ रहा है। मैं भी पागल हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए। क्यों? पता नहीं क्यों। पागलों की तरह चीखती हुई गीता दहाड़ मारकर रोने लगी। अब तक जो अंदर था बाहर बहने लगा। राजीव जी वहीं ठिठक गए। तार कहाँ है? बोलो, तार कहाँ है? उन्होंने पास आकर गीता को झंझोड़ते हुए चिल्लाकर पूछा। यहीं तो था। पता नहीं, चला गया माँ के साथ।
वह बेतहासा हंसने लगी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। राजीव जी तार के उस टुकड़े को ढूंढने लगे। अचानक बरामदे में एक कोने में धूल से सना कागज का टुकड़ा उन्हें दिखाई दिया। उनकी निगाहें उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगी। बेटा गीता, आज सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी माँ को संसार से मुक्ति मिल गई और कहानी का अंत यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।